नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रीट परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी व्याख्या को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है एंटोनी वन लीवेनहोक, तीसरा ऑप्शन है थियोडोर स्वान, चौथा ऑप्शन है एम स्लाइडेन। तो आपका सही उत्तर है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सही उत्तर आपका था ऑप्शन ई रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्वयं के द्वारा बनाए गए एक साधारण सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली काट में मृत कोशिकाएं यानी कि डेड सेल देखी और उन्हें सेल नाम दिया। तो आपको याद रखना है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की और जो सेल शब्द है वो भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया है। अगला प्रश्न है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, एम स्लाइडेन, एंटोनी वॉन लीवेनहोक, रुडोल्फ विर्चो। तो आपका सही जवाब होगा एंटोनी वॉन लीवेनहोक, ऑप्शन सी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एंटोनी वॉन लीवेनहोक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने 1674 में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और शुक्राणु जैसी जीवित कोशिकाओं का निरीक्षण किया और उन्होंने एनिमलक्यूल्स नाम दिया। तो आपको याद रखना है जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने की और उन्होंने जीवित कोशिका के लिए एक शब्द दिया है एनिमलक्यूल्स। ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? डी ड्यूवे ने, रुडोल्फ विर्चो और रॉबर्ट हुक ने, स्लाइडेन और स्वान ने, रॉबर्ट ब्राउन और पुरकिंजे ने। तो आपका सही जवाब इसमें होगा ऑप्शन सी स्लाइडेन और स्वान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्लाइडेन और स्वान ने इसकी कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसमें वनस्पति वैज्ञानिक है एम स्लाइडेन और जंतु वैज्ञानिक हैं थियोडोर स्वान। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि सभी जीव है वो कोशिकाएं और कोशिका उत्पादों से ही बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। यह इम्पोर्टेंट है, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। अगला प्रश्न है आपका, ओमनी सेलुला ई सेलुला का अर्थ है? ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। अगला ऑप्शन है कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शन डी है सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सही जवाब को आप कमेंट में बताइए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। और ये जो ओमनी सेलुला ई सेलुला जो शब्द है वो रुडोल्फ विर्चो द्वारा दिया गया था और ये बाद में कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप से इसमें जोड़ा जाता है। और ओमनी सेलुला ई सेलुला का अर्थ है कि नई कोशिकाएं कोशिका विभाजन के माध्यम से पुरानी या पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो अर्थात ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं और ये रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी गोल्जिकाए। तो कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला आपकी व्याख्या कर लेते हैं इसमें। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन की क्रिया होती है इसमें और श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है और इसलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है आपका, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? आत्मघाती यानी कि सुसाइडियल बैग। ए केंद्रक, बी हरित लवक, सी लाइसोसोम, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका सही जवाब होगा इसमें कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लाइसोसोम ऑप्शन सही जवाब है आपका। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडियल बैग कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यानी कि आपको बताना है कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? ए पेप्टिडोग्लाइकन, बी काइटिन, सी सेलुलोज, डी लाइपोप्रोटीन। तो आपका सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन सी सेलुलोज। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन सही जवाब है आपका सी सेलुलोज। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है जो पौधों को संरचनात्मक मजबूती प्रदान करती हैं। कवक यानी जो फंगी हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो आपको याद रखना है कि पादप की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल या फिर प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जिकाय, सी राइबोसोम, डी रिक्तिका। तो आपको बताना है कोशिका में प्रोटीन स्थल या फिर प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है। तो आपका सही जवाब होगा राइबोसोम, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन अणुओं को संश्लेषित करने के लिए एमआरएनए का पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आप लोग कमेंट में बताओगे आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताओगे। अगला सवाल है आपका, केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो आपका पहला ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी पुरकिंजे, डी कैमिलियो गोल्जी। तो आपको बताना है केंद्र की खोज किसने की। तो ऑप्शन आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। व्याख्या देख लेते हैं। सही जवाब था आपका बी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक में स्थित इस महत्वपूर्ण अंगक यानी कि केंद्र की खोज की, जो कि कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? यानी कि आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, बी है राइबोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है डीएनए यानी कि आनुवंशिक पदार्थ। तो आपका सही जवाब होगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। बाकी कोशिका झिल्ली, राइबोसोम और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाए जाते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अर्थात जिसमें जैसे जीवाणु हैं जिसमें झिल्ली बाध्य यानी कि झिल्ली युक्त अंगक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हैं, केंद्रक हैं, गोल्जिकाएं हैं आदि पर झिल्ली नहीं पाई जाती हैं और उनमें केवल राइबोसोम होता है, वो भी 70S प्रकार का होता है, 70S प्रकार का ही होता है। आप लोग बताओगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? कितने
प्रकार के होते हैं। आपका अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन की प्रकृति कैसी होती है? ए अपारगम्य, बी पूर्ण पारगम्य, सी चयनात्मक पारगम्य, डी अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? तो आपको बताना है कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। व्याख्या देख लेते हैं। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी चयनात्मक पारगम्य यानी सिलेक्टिव परमिएबल होती है। कोशिका झिल्ली जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये कोशिका के अंदर कुछ चयनात्मक पदार्थों को ही कोशिका के अंदर और बाहर जाने देती हैं, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगला सवाल है आपका, किस कोशिकांग को यातायात प्रबंधन यानी कि ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? ए है राइबोसोम, बी है गोल्जिकाय, सी है लाइसोसोम और डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको बताना है कि यातायात प्रबंधन यानी कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि गोल्जी बॉडी ऑप्शन बी, इसको कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो गोल्जी काय यानी गोल्जी जो उपकरण है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदैवी जालिका से आने वाले पदार्थों का पैकेजिंग, संशोधन और वितरण करता है, इसलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधन कहते हैं। अगला सवाल है आपका, आनुवंशिक सामग्री यानी जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाई जाती है? यानी कि आपको बताना है कि कोशिका में आनुवंशिक सामग्री कहाँ पाई जाती है। तो ए है केवल केंद्रक में, बी है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में, और डी है केवल कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में। तो आपका इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य आनुवंशिक सामग्री केंद्रक में होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट में भी उनका डीएनए वृत्ताकार रूप में पाया जाता है यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। आपका अगला सवाल है कि निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती है? आपको बताना है कि निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ए ऑप्शन है पादप कोशिका, बी है जीवाणु, सी है जंतु कोशिका, डी है कवक। तो निम्न में से कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती हैं? तो आपको बताना है जंतु कोशिका में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में, जीवाणु में और कवक में हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। आप लोग बताओगे कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग कि जंतु कोशिका अपना सही जवाब था। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिकाएं कोशिका भित्ति से रहित होती हैं। उनमें सबसे बाहरी परत केवल कोशिका झिल्ली होती है। पादपों, जीवाणुओं और कवकों में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। अगला सवाल है आपका 15वां सवाल, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका यानी लार्जेस्ट सेल कौन सी है? आपको बताना है सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है। माइकोप्लाज्मा है, चतुर्मुर्ग का अंडा है, तंत्रिका कोशिका है या मानव का अंडाणु है। तो आपका सही जवाब होगा इसमें, आपका सही जवाब होगा चतुर्मुर्ग का अंडा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन बी चतुर्मुर्ग का अंडा सबसे बड़ी
ज्ञात कोशिका है। चतुर्मुर्ग का अंडा जो कि एकल कोशिका है जिसका व्यास है वो 15 सेंटीमीटर होता है। आपको याद रखना है चतुर्मुर्ग के अंडे का व्यास 15 सेंटीमीटर होता है और ये सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। आप लोगों को बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आप लिखना। अगला सवाल है आपका कि कोशिका द्रव्य और केंद्र को मिलाकर क्या कहते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्र दोनों को मिलाकर किस नाम से जाना जाता है। ए कोशिकांग, बी प्रोटोप्लास्ट, सी जीव द्रव्य, डी कोशिका रस। तो आपको बताना है कोशिका द्रव्य और केंद्र दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, तो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। सही आंसर था जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य शब्द जो है पुरकिंजे के द्वारा दिया गया। जीव द्रव्य जो शब्द है वो किसने दिया है, पुरकिंजे ने। और यह कोशिका झिल्ली के अंदर का सारा जीवित पदार्थ होता है जिसमें कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और केंद्र यानी न्यूक्लियस दोनों शामिल होते हैं। इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। और जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। अगला सवाल है आपका चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका का मुख्य कार्य क्या है। ए प्रोटीन संश्लेषण, बी वसा और लिपिड का संश्लेषण, सी परिवहन और पैकेजिंग, डी कोशिका का पाचन। तो आपका इसमें सही जवाब होगा कि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य होता है वसा और लिपिड का संश्लेषण करना। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि वसा और लिपिड का संश्लेषण यानी कि जो हमारी SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है वसा और लिपिड का संश्लेषण करना। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER की सतह पर राइबोसोम नहीं होते। कौन नहीं पाया जाता, राइबोसोम। याद रखना है कि चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और इसलिए इसका मुख्य कार्य वसा और स्टेरॉयड हार्मोन विषैले पदार्थों का निविशीकरण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करना में सहायक होता है। अगला सवाल है आपका वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा जीन यानी कि वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जीन कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि किस जीन की वजह से वर्णांधता रोग होता है, आपको ये बताना है। ए Y गुणसूत्र पर, बी X गुणसूत्र पर, सी ऑटोसोम पर, डी है कोशिका द्रव्य में। तो वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस के लिए उत्तरदायी जीन जो होता है वो होता है X गुणसूत्र। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला व्याख्या देख लेते हैं कि बी हमारा सही जवाब है, X गुणसूत्र पर पाया जाता है। वर्णांधता एक X संलग्न अप्रभावी विकार है। आप लोगों को याद रखना है कि जो वर्णांधता जो रोग है X गुणसूत्र संलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है और जिसका अर्थ है कि इसके लिए जो उत्तरदायी जीन है वो केवल X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और इस वजह से ये पुरुषों को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि पुरुषों में क्या होता है कि केवल एक ही X गुणसूत्र होता है जबकि मादा में 2 X गुणसूत्र होते हैं। अगर एक X गुणसूत्र खराब हो गया तो दूसरा X गुणसूत्र भी काम करता है। और इस वर्णांधता रोग में आप लोगों को बताना है कि इसका लक्षण क्या है। अगला सवाल है आपका कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र किस रचना पर व्यवस्थित होते हैं। ए कशाभिका, बी कोशिका द्रव्य, सी तर्कुतंतु, डी केंद्रिका। तो कोशिका विभाजन के द्वारा गुणसूत्र किस रचना पर व्यवस्थित होते हैं, तो आप लोगों को बताना है। आपका सही जवाब इसमें होगा कि तर्कुतंतु यानी स्पिंडल फाइबर्स पर गुणसूत्र व्यवस्थित होते हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सही जवाब था तर्कुतंतु स्पिंडल फाइबर्स को जब कोशिका विभाजित होती है, यानी जब कोशिका विभाजन हो, विशेषकर कोशिका विभाजन के आप लोगों को पता होगा कोशिका विभाजन की 5 अवस्था होती हैं और उस 5 अवस्था की जो मेटाफेज अवस्था है, उस मेटाफेज अवस्था के दौरान
गुणसूत्र है वो तर्कु तंतुओं पर कोशिका के मध्य यानी तर्कु तंतुओं पर जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं उन कोशिकाओं के मध्य में मेटाफेज जो एक प्लेट बनती है उस पर जाके व्यवस्थित हो जाते हैं। अगला सवाल है आपका, किस कोशिकांग को कोशिका की रसोई यानी कि कोशिका की रसोई कहा जाता है? ए ऑप्शन है हरित लवक, बी है लाइसोसोम, सी है रिक्तिका, डी है राइबोसोम। कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? यानी जहाँ कोशिका का खाना बनता हो। तो आप लोगों को पता है कोशिका का खाना हरित लवक में बनता है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन ए हरित लवक आपका सही उत्तर है। क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसे। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा पौधे भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं और इसलिए इसे कोशिका की रसोई कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 लेते हैं और ज़मीन से जल लेते हैं और इस प्रक्रिया में प्रकाश के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा अंगक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है? आप लोगों को बताना है कि 4 ऑप्शन ए है केंद्रक, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है हरित लवक, डी है लाइसोसोम। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऐसे कौन सा अंगक है जो दोहरी झिल्ली इस पर नहीं पाई जाती है। तो आपका सही जवाब इसमें होगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। व्याख्या देख लेते हैं। आपका सही जवाब था ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त यानी सिंगल मेम्ब्रेन वाला अंगक है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ये तीनों ही दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। अगला सवाल है आपका, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? यानी अर्धसूत्री जो विभाजन है वो किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? ए केवल कायिक कोशिकाओं में, ऑप्शन बी है केवल जनन कोशिकाओं में, सी है दोनों यानी ए और बी दोनों में, डी है केवल जीवाणु कोशिका में। तो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि जब ऐसा विभाजन जब जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो ये किस में पाया जाता है? और ये होगा केवल और केवल जनन कोशिकाओं में ही पाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं जैसे कि अंडाणु के निर्माण में और शुक्राणु के निर्माण वाली कोशिकाओं में ही होता है, जो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। समसूत्री विभाजन यानी जिसे माइटोसिस कहते हैं, इसे ये केवल शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। अगला सवाल है आपका, वह स्थान जहाँ गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होता है, गुणसूत्र बिंदु कहाँ पे उपस्थित होता है? ऑप्शन ए क्रोमेटिड, बी काइनेटोकोर, सी टेलोमियर, डी DNA। तो वह स्थान जहाँ गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होता है, तो वो स्थान कौन सा होता है? तो वो स्थान होता है ऑप्शन बी काइनेटोकोर। आपका अगला सवाल है, व्याख्या देख लेते हैं आपकी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र पर एक प्राथमिक संकीर्णन है, यानी गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो गुणसूत्र पर एक छोटा प्राथमिक संकीर्णन है और जिस पर एक डिस्क जैसी संरचना होती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, जहाँ तर्कु तंतु जुड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गुणसूत्र इस प्रकार से होता है और यहाँ पर बीच में जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहाँ बीच में एक डिस्क के नुमा संरचना होती है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। अगला सवाल है आपका, द्रव मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है? यानी कि इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कोशिका का द्रव मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है? तो आपको बताना ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति की संरचना से, बी केंद्र की संरचना से, सी कोशिका झिल्ली की संरचना से, डी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना से। तो आपका सही जवाब इसमें होगा ऑप्शन सी
कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित है द्रव मोज़ेक मॉडल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। जो कोशिका झिल्ली है उसकी संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित है और ये दिया किसने था, तो द्रव मोज़ेक मॉडल है उसको सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था, 1972 में। और ये मॉडल क्या बताता है, ये बताता है कि कोशिका झिल्ली एक फास्फोलिपिड की दोहरी परत है, यानी कि बाइलेयर है, जिसमें प्रोटीन मोज़ेक के रूप में धसे रहते हैं और द्रव अवस्था में गति कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि द्रव मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। और इस मॉडल के अनुसार जो कोशिका झिल्ली होती है वो फास्फोलिपिड की दोहरी परत होती है, जिसमें प्रोटीन मोज़ेक के रूप में धसे हुए रहते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा लवक रंगहीन होता है और भोजन जैसे स्टार्च, तेल का भंडारण करता है। यानी कि आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा लवक जो है वो रंगहीन, कलरलेस होता है। ए हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट और डी केंद्रक। रंगहीन, यहाँ पर शब्द आया रंगहीन, तो आपको पता रखना है कि रंगहीन जो लवक हैं वो होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपका सही जवाब था ऑप्शन सी, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो जिसे हम अवर्णीय लवक की श्रेणी में गिनते हैं, ये एक रंगहीन होता है और ये मुख्य रूप से भोजन में जैसे स्टार्च, तेल, प्रोटीन आदि के भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है। हरित लवक यानी जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये हरे रंग के होते हैं। तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में बहुत सारे रंग जैसे पीला, नारंगी, लाल आदि रंग प्रदान करते हैं। आगे देख लेते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने 25 प्रश्न पढ़े, 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े जो कि आपकी रीट परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो सके। आगे की क्लासों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।